Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today we will discuss about the lungs. So we need to know that what are the lungs. So all the alveoli on one side constitute a lung. There is a pair of lungs in the thoracic cavity. We know that there is a pair of lungs which is present in the body, and present in which part? Present in the thoracic cavity. And the chest wall is made up of 12 pairs of the ribs, and the muscles of the ribs are called as the intercostal muscles, and the thick muscular structure is present below the lungs which is called as the diaphragm. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि लंग्स क्या हैं. तो एल्वोलाई मिल के लंग्स बनाते हैं. हम जानते हैं हमारी बॉडी में एक पेयर है लंग्स का, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, और चेस्ट वाल जो है वो रिब्स के 12 पेयर से मिलके बनी हुई होती है, और उसके मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है. इसी तरह से एक मस्कुलर स्ट्रक्चर लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है जिसे डायाफ्राम का नाम दिया जाता है. एंड द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एज कम्पेयर टू द राइट लंग विच इज़ बिगर. Okay, the left lung is slightly smaller as compared to the right lung which is bigger, as well as the left lung has 2 lobes while the right lungs have 3 lobes. And lungs are spongy and elastic organs, and they have blood vessels also. Each lung is enclosed by 2 membranes, the outer membrane and the inner membrane. The outer membrane is called the outer pleural membrane, while the inner membrane is called the inner pleural membrane. And the membrane encloses a fluid which prevent the lubrication for the free expanding and contraction of the lungs. ओके, अगर हम लंग्स की बात करें तो जो आपका लेफ़्ट लंग है वो स्मॉल होता है, राइट लंग जो है वो लार्ज होता है. लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स होती हैं, राइट लंग्स में 3 लोब्स होती हैं. ब्लड वेसल्स भी लंग्स में प्रेजेंट होती हैं. लंग्स को 2 मेम्ब्रेन्स ने कवर किया हुआ होता है. आउटर मेम्ब्रेन को एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है. आउटर मेम्ब्रेन को आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं. और इन मेम्ब्रेन के दरमियान जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और वो फ्लूइड क्या करता है, वो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो होती है ना लंग्स की, उनको लुब्रिकेट करता है. ठीक है, यानी वो आसानी से हो जाते हैं. एंड नाउ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एज वी नो दैट द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड एज द ब्रीदिंग. The physical movement that are associated with the gaseous exchange are called as the breathing. There are 2 process of breathing, the inhalation as well as the exhalation. हम जानते हैं कि ब्रीथिंग क्या है. तो फिज़िकल मूवमेंट जो गैसियस एक्सचेंज के साथ एसोसिएट होती हैं उन्हें हम ब्रीथिंग कहते हैं. ठीक है, और ब्रीथिंग की जो है वो 2 प्रोसेसेस हैं, 2 फेजेस हैं. एक इनहेलेशन है एंड सेकेंड एक्सहेलेशन है. एंड वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ इंस्पायरेशन और इनहेलेशन. सो during inspiration, the rib muscles contract and ribs are raised. At the same time, dome-shaped diaphragm contract and is lowered. These movements increase the area of the thoracic cavity, and by increasing the area of the thoracic cavity, pressure on the lungs will reduce. As a result, the lungs expand and the air pressure within them also decrease. So the air from the outside rushes into the lungs and to equalize the pressure on both sides. Is it clear, girls? So inspiration क्या है? Inspiration में जो muscles हैं, rib muscles हैं, वो contract करते हैं और ribs जो हैं वो ऊपर को उठती हैं. और इसके साथ ही सेम टाइम में क्या होता है, डायाफ्राम नीचे को होता है. ठीक है, डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है. तो इससे क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है. उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं. ठीक है, और फिर क्या होता है कि जो एयर है वो आउटसाइड जो एयर है वो लंग्स के अंदर मूव कर जाती है ताकि दोनों तरफ जो प्रेशर है वो इक्वलाइज किया जा सके. नेक्स्ट वन, एक्सपायरेशन. नाउ वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन. After the gaseous exchange in the lungs, the impure air should be expelled out from the body. So the impure air expelled out from the body in a process called as exhalation. In this process, the rib muscles relax, bringing the ribs back to the original position. The diaphragm muscles also relax and gets raised dome-shaped. So this reduces the space in the chest cavity and increases the pressure on the lungs. The lungs contract and the air is expelled out of them. So अगर आप expiration या exhalation की बात करते हो तो उसमें क्या होता है कि impure air बॉडी से बाहर आप एक्सहेल कर रहे हो. ठीक है, एक्सक्रीट आउट कर रहे हो. तो इसमें क्या होता है, रिब मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं तो रिब्स
वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं, डायाफ्राम ऊपर को उठता है, फिर क्या होता है, थोरेसिक कैविटी की स्पेस कम हो जाती है जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है और लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और एयर जो है वो बाहर मूव हो जाती है, बॉडी से बाहर चली जाती है। सो ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 times per minute in normal circumstances at rest. So the rate of breathing is controlled by a center that is called as the respiratory center, which is present in the brain. When the respiratory center is sensitive to the concentration of carbon dioxide, when we do some hard exercise or some hard job like running, our muscle cells carry out cellular respiration at the greater rate. It results in the production of more carbon dioxide, which is released into the blood. This greater than normal concentration of carbon dioxide stimulate the respiratory center of the brain. So the respiratory center sends message to the rib muscles and diaphragm to increase the rate of breathing, so that the excess carbon dioxide present in blood can be removed out of the body. During exercise or other hard physical work, the breathing rate may increase up to 30 to 40 times per minute. अब ह्यूमन जो है वो 1 मिनट में 16 to 20 टाइम्स जो है वो सांस ले रही होती हैं रेस्ट की कंडीशन में, और ब्रीदिंग का जो रेट है वो रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है, वो ब्रेन में प्रेजेंट है और वो सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से। जब अगर हम कोई भी हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे दौड़ रहे हैं या कोई भी हार्ड जॉब कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अब ये क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन को। तो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है, मैसेज सेंड करता है रिब मसल्स की तरफ और डायाफ्राम की तरफ कि वो रेट ऑफ ब्रीदिंग को इंक्रीज़ कर दे, सो दैट द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में प्रेजेंट है उसको बॉडी से रिमूव किया जा सके। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज या कोई भी हार्ड फिजिकल वर्क की अगर हम बात करें तो उसमें हम 30 to 40 टाइम्स पर मिनट जो है वो सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, 30 to 40 टाइम्स। नाउ मार्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, डिफाइन डायाफ्राम। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट हियर। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द lungs. The second question is given, differentiate between inspiration and expiration, and its answer will start from here. Inspiration. During inspiration, the rib muscles contract and ribs are raised. At the same time, the dome-shaped diaphragm contracts and is lower. These movements increase the area of the thoracic cavity, which reduces the pressure on lungs. As a result, the lungs expand and the air pressure within them also decreases. The air from outside rushes into the lungs to equalize the pressure on both sides. And what is expiration? After the gaseous exchange in the lungs, the impure air is expelled out in exhalation. The rib muscles relax, bringing the ribs back to the original position. The diaphragm muscles also relax and it gets its straight dome-shaped diaphragm. This reduces the space in the chest cavity and increases the pressure on lungs. The lungs contract and the air is expelled out of them. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, डायाफ्राम की तारीफ़ करें। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। फेफड़ों के नीचे एक मोटी मस्कुलर साख मौजूद है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में फ़र्क करें। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। सांस अंदर खींचने यानी इंस्पायरेशन के दौरान रिब्स के मसल सिकुड़ते हैं जिससे रिब्स ऊपर उठ जाते हैं। इसी दौरान गुंबदनुमा डायाफ्राम सिकुड़ता है और नीचे हो जाता है। इन हरकत से सीने के खला का दबाव रकबा बढ़ जाता है जिससे फेफड़ों के ऊपर दबाव में कमी आ जाती है। इसके नतीजे में फेफड़े फैल जाते हैं और इनके अंदर का हवा का दबाव भी कम हो जाता है। बाहर की हवा तेज़ी से फेफड़ों में दाखिल होती है ताकि दोनों तरफ का दबाव बराबर हो जाए। एक्सपायरेशन क्या है? फेफड़ों में गैसों के तबादला के बाद नाखालिस हवा को एक्सपायरेशन में बाहर निकाल दिया जाता है। रिब के मसल रिलैक्स होते हैं जिससे रिब्स वापस अपनी जगह आ जाते हैं। डायाफ्राम के मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और ये अपनी ऊपर उन्हीं गुंबद नुमा शक्ल में आ जाता है। इससे सीने के हला का रकबा कम हो जाता है और फेफड़ों के ऊपर दबाव में इजाफा हो जाता है। इसके नतीजे में फेफड़े सिकुड़ते हैं और इनके अंदर से हवा बाहर आ जाती है।